आज का टॉपिक है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 व अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 105 में। और अनुच्छेद 149 में विधानमंडल तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 में विधानमंडल व उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 105 में संसद तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अब संसद किसी सिविल मामले में संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान या उसके 40 दिन पूर्व या पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अधिवेशन के दौरान, संसद के अधिवेशन के दौरान या उसके 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्चात संसद सदस्यों को सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट केवल सिविल मामले में ही है। आपराधिक मामलों में नहीं। यदि संसद का कोई सदस्य आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को देना होता है। यदि आपराधिक मामले में संसद सदस्य की गिरफ्तारी होती है तो इसकी सूचना सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को देना होता है। गिरफ्तारी के मामले में, किस मामले में गिरफ्तार होता है? आपराधिक मामले में। आपराधिक मामले में जब गिरफ्तार होता है इस मामले की सूचना जो है सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को देना होता है। जब आपराधिक मामले में किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को देना होता है। इन दोनों में से किसी भी एक को देना होता है। संसद के अधिवेशन के दौरान इसके किसी सदस्य को संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति की, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पूर्व आज्ञा के बिना किसी संसद सदस्य को संसद के परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संबद्ध सदन या उसकी किसी समिति के समक्ष संसद के सदस्यों को अभिभाषण की पूरी स्वतंत्रता है। इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। परंतु
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार संसद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने कर्तव्यों के पालन में किए गए आचरण के विषय में केवल उन्हें हटाने के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती। संसद को अपने सदनों की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार है। संसद को अपने सदनों की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार है। वह दूसरों के इस प्रकाशन से प्रतिबंधित करने का भी अधिकार रखती है। संसद को अपने तथा अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण करने वालों की अपने तथा अपने विशेषाधिकारों को अतिक्रमण करने वालों को दंडित करने का भी अधिकार है और अपने अवमानना के लिए भी उसे दंडित करने का अधिकार है। संसद को अपने सदन के पटल पर रखे जाने वाले किसी संसदीय समिति के प्रतिवेदन और कार्यवाहियों को पटल पर रखे जाने के पूर्व उसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है। संसद को अपनी कार्यवाहियों को विनियमन तथा उससे संबंधित सभी बातों पर उचित व्यवस्था देने का भी अधिकार प्राप्त है और न्यायालय इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संसद को अपनी कार्यवाहियों को विनियमन तथा उससे संबंधित सभी बातों पर उचित व्यवस्था देने का भी अधिकार प्राप्त है और न्यायालय इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण विषयों पर सदन को अपना गुप्त सत्र चलाने का भी विशेषाधिकार प्राप्त है। महत्वपूर्ण विषयों पर सदन को अपना गुप्त सत्र चलाने का भी विशेषाधिकार प्राप्त है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि संसद को वे सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में विधानमंडलों तथा उसके सदस्यों को प्राप्त थे। अब है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। अब एक टॉपिक का लास्ट टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। यह किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा?
अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा। इस प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा का पद क्या है? संविधान द्वारा सृजित किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा पद की जो है संविधान द्वारा सृजित किया गया है। पद ग्रहण करने से पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होता है। पद ग्रहण करने वक्त जो है, पद ग्रहण करने वक्त ग्रहण करते समय उन्हें शपथ लेना पड़ता है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करना पड़ता है। उसकी सेवा की शर्त तथा वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सेवा शर्तें संसद द्वारा वेतन एवं सेवा शर्त का निर्धारण कैसे होता है? संसद द्वारा होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में उसके वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वेतन एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 के अनुसार उसका कार्यकाल 6 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो सकता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष है? 65 वर्ष तक है, यानी कि 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो वही होता है। वो अपने पद से उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जा सकता है जिस रीति और कारणों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार हटाया जा सकता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिस नियम के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। इस प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर महाभियोग आरोप द्वारा हटाया जा सकता है। यानी इनको हटाने के लिए क्या करना है? महाभियोग द्वारा इन्हें भी हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के मध्यस्थता का कार्य करता है। इस कारण उसे इस समिति का मित्र एवं मार्गदर्शन होता है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य क्या हैं उसके भी जान जाइए। कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 149 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दो मुख्य कार्य हैं। पहला, अकाउंटेंट के रूप में वह भारत की संचित निधि से निकाली जाने वाली सभी रकमों पर वह नियंत्रण रखता है। अकाउंटेंट के रूप में भारत के संचित निधि से निकाले जाने वाली सभी रकमों पर वह नियंत्रण रखता है। परीक्षक यानी ऑडिटर के रूप में वह संघ तथा राज्यों के सभी खर्चों की लेखा परीक्षण करता है। ऑडिटर के रूप में संघ तथा राज्यों की सभी खर्चों का परीक्षण करता है, लेखा परीक्षण करता है। वास्तव में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वास्तव में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त के रूप में कार्य करता है। वह संघ तथा राज्यों की लेखाओं को राष्ट्रपति द्वारा विहित प्रारूप में रखता है। संघ लेखा से संबंधित उसके प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, जबकि राज्य लेखा से संबंधित उसके प्रतिवेदनों को राज्यपाल के जरिए विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाएगा। महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों तथा सेवा समितियों अधिनियम 1971 द्वारा लेखांकन तथा लेखा परीक्षण को अलग करके उसे लेखा तैयार करने के
दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। धन्यवाद।